स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कौर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको बिना ब्रेक के पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरें दिखाएंगे। इसके अलावा अच्छी खबर, काम की बात और मौसम का हाल भी होगा। तो आप देखते रहिए देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन 25 खबर 25 रिपोर्टर। सबसे पहले शुरुआत पंजाब से करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का संगत दर्शन का कार्यक्रम जारी है। सीएम बादल ने आज राजासांसी विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में संगत दर्शन कार्यक्रम किया और लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने आज राजासांसी विधानसभा हलके में कई गांवों में संगत दर्शन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम बादल ने कहा कि पंजाब दूसरे राज्यों से कई गुना ज्यादा विकसित है और पंजाब में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। मिशन हैट्रिक में लगी पंजाब सरकार का लोगों से संपर्क करने का अभियान लगातार जारी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल राजासांसी हलके के कई गांवों के लोगों से अपने संगत दर्शन कार्यक्रम के तहत मिले और उनकी समस्याओं को जाना। सीएम बादल ने इस दौरान पंजाब को देश के कई दूसरे राज्यों से विकसित बताते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास किया है। बिजली बड़ी वड्डी है, ये पूरी होगी, वाटर सप्लाई का भी कर रहे हैं। मतलब हर चीज जी है, जड़ियां सड़क 4 लेनिंग 6 लेनिंग एजियां होर किधर को भेजनी। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने विरोधियों पर भी निशाना साधा। सीएम बादल ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को घेरा। गुनाह नूं कदर करें, 84.5 दे जो कुछ होया, फिर ये तो बिना साडा राजधानी खोली आ SYS जी का रौला है। ये कांग्रेस का इंदिरा गांधी ने फैसला करके इसकी पट्टी। केजरीवाल ने भी बयान देता कि जे ये पानी पंजाब में मिल गया तो हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाए। सारे वैरी बड़ी बैठे। संगत दर्शन के दौरान सीएम बादल के निशाने पर विरोधी भी रहे, जहां उन्होंने कांग्रेस को पंजाब का नुकसान करने वाला कहा, दूसरी ओर आम आदमी पार्टी को पंजाब को गुमराह करने वाला भी कहा। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ गुरदर्शन सिंह, जी मीडिया। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने जम्मू कश्मीर की तर्ज पर पंजाब से लगती सरहदों की भी सुरक्षा बढ़ाने की मांग केंद्र से की है। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने जम्मू की तर्ज पर पंजाब में सरहदों पर सुरक्षा बलों को बढ़ाए जाने की मांग केंद्र सरकार से की है। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने दावा किया है कि पंजाब में पठानकोट जैसा आतंकी हमला फिर से नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री बादल ने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा तंत्र बेहद मजबूत है। मुख्यमंत्री बादल ने हालांकि पंजाब में पाकिस्तान से लगती सरहदों पर जम्मू कश्मीर की तर्ज पर सुरक्षा बलों की तैनाती को बढ़ाए जाने की मांग की है। होम मिनिस्टर साहब ने भी गल की है कि पंजाब का जो बार्डर है, जिस तरह जम्मू का बार्डर है, 3 तरह के बार्डर है। एक साथ जिसे फौज कश्मीर तो फौज मिक्स कर दी, जम्मू एरिए जितनी स्ट्रेंथ है वो भी मैं होम मिनिस्टर साहब को आख्या है कि उतनी स्ट्रेंथ पंजाब बार्डर। मुख्यमंत्री बादल भले ही प्रदेश में सुरक्षा तंत्र के मजबूत होने की बात कह रहे हों, लेकिन विपक्ष पंजाब की कानून व्यवस्था और सरहदी इलाकों की सुरक्षा पर सवाल उठा रहा है। आतंकवाद की बात है, ये हम तो पहले से कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती आई है। प्रेजेंट गवर्नमेंट को, बीजेपी और अकाली दल को, यहाँ भी वहाँ भी दोनों जगह पे हम उनको चेतावनी देते आए हैं कि ये बातें इनको कंट्रोल करनी चाहिए। कोई लॉ एंड ऑर्डर बहुत बुरा हाल है पंजाब में। आतंकवादी तो एक तरफ छोड़िए, दूसरी तरफ यह है कि जो लोकल वहाँ पे जो मारपीट हो रही है, जो लॉ एंड ऑर्डर इतना बिगड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल भले ही पंजाब में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम और फिर से पठानकोट जैसे आतंकी हमले को ना होने दिए जाने की बात कह रहे हो, लेकिन विपक्ष प्रदेश में कानून व्यवस्था और सरहदों पर सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहा है। मलेरकोटला में धर्म ग्रंथ की बेअदबी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने हमले के पीछे पाकिस्तान द्वारा की जा रही आतंकी गतिविधियों को कारण बताया है। मालेरकोटला के मुस्लिम धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 पठानकोट के निवासी हैं तो एक जींद का रहने वाला है। मालेरकोटला में पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ की बेअदबी के मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए सबूतों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने इन तीनों को पटियाला से गिरफ्तार किया, जिनमें नंद किशोर और गौरव पठानकोट के हैं, जबकि विजय हरियाणा के जींद का निवासी बताया जाता है। जो इस घटना ਨੂੰ अंजाम देने वाले 3 मुलजम विजय कुमार, नंद किशोर और गौरव नाम है, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया पुलिस वालों। पुलिस ने मामले का खुलासा करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया था। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने इस घटना को अंजाम देने के पीछे पाकिस्तान द्वारा इलाके में की जा रही आतंकी गतिविधियों को कारण बताया है। पठानकोट और दीनानगर दे विच जो पाकिस्तान के अतवादियों वालों अटैक किए गए सी, वो जो पाकिस्तान की हद क्रॉस करके वाया तारागढ़ ही एंटर होए सीगे पठानकोट और दीनानगर भी। बाहरों अतवादी आउंदे ने और साडे इंडिया ते अटैक करके वापस चले जाते हैं, मारे जाते हैं। सो उस घटना तो भी इन्हां ने प्रभावित होकर इस जो एक मलेरकोटला आगे आतंकी गतिविधियों का बदला लेने के लिए मुस्लिम धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी का एंगल थोड़ा हैरानीजनक जरूर है, लेकिन पुलिस इस मामले में गहनता से जांच में जुटी हुई है। सुमित जोशी, जी मीडिया, मलेरकोटला। मलेरकोटला में हुई धर्म ग्रंथ की बेअदबी के मामले में जहां मुख्यमंत्री ने पुलिस की पीठ थपथपाई है, वहीं विपक्ष ने सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा दिए। मलेरकोटला में कुरान शरीफ की बेअदबी मामले में जहां पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की है, वहीं मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। मलेरकोटला में मुस्लिम धर्म ग्रंथ की बेअदबी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भी मामले में पुलिस की कार्रवाई की तारीफ करते हुए सूबे में अमन शांति बनाए रखने की अपील की है। एक तो बड़ी खुशी है कि वो मुझे फड़ ले मलेरकोटले। देखो गल है, मैं थोनों भी आदा तुसी भी शुगल गुस्सा ना कर खबरां लाने। देखो पंजाब अमन शांति के खिलाफ कुछ लोग ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ कि वो तुसी असीं तां नहीं कीता। वहीं धर्म ग्रंथ की बेअदबी की श्रोमणी अकाली दल ने भी निंदा की है। एसजीपीसी के सचिव दलजीत सिंह बेदी के मुताबिक कुछ शरारती तत्व पंजाब की अमन शांति भंग करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही सरकार को ऐसे नापाक हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन को बार बार बेनती करते आ रहे हैं, हुण भी बेनती करते हैं कि अजिहियां घटनावां नूं रोकण लई पहल कदमी करें। एक तरफ सरकार बेअदबी के मामले में शांति बनाए रखने की अपील कर रही है, तो वहीं विपक्ष ने सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। मेरा ख्याल सिर्फ बातें हैं इनका, ये क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं और मेरा नहीं ख्याल कि ये सीरियस हैं कि इस चीज पे नकेल डाली जाए। गौरतलब है कि पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को सबूतों के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके बाद लोगों में शांति का माहौल है। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। वहीं श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के बाद भड़की हिंसा के दौरान बहबल कला में हुए विरोध प्रदर्शन में 2 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले की जांच कर रही जस्टिस जोरा सिंह कमीशन 30 जून तक सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। बहबल कला गोलीकांड की जांच कर रहे रिटायर्ड जस्टिस जोरा सिंह आयोग ने जांच पूरी कर ली है। 30 जुलाई तक जोरा सिंह अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। आयोग ने इस दौरान 200 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज किए हैं। बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी के बाद 14 अक्टूबर को बहबल कला में शांतमय ढंग के साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस की तरफ से चलाई गई गोली में 2 सिख नौजवानों की मौत हो गई थी। 2 सिख युवकों की मौत के बाद सिख संगठनों की तरफ से जांच की मांग करने पर प्रदेश सरकार ने 1 सदस्यीय रिटायर्ड जस्टिस जोरा सिंह कमीशन का गठन किया था। 200 से ज्यादा लोगों की गवाही कलमबंद करने के बाद अब रिटायर्ड जस्टिस जोरा सिंह ने रिपोर्ट तैयार कर ली है और 30 जून को इस रिपोर्ट को सरकार को सौंपा जाएगा। जांच असी नियर कंप्लीशन है एंड आई एम गोइंग टू सबमिट रिपोर्ट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। बहबल कला गोलीकांड की जांच में क्या कुछ सामने आया है, इस बारे में तो रिटायर्ड जस्टिस जोरा सिंह ने कुछ खास खुलासा नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कहा कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें जरूर की हैं। इस बात नहीं मैं कमेंट कर सकता स्टे दी इसकी बैक कौन है, लेकिन जो साडे जो सामने जो आया कमीशन के सामने जो जिसने भी कोई कहा है कि सो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके मुताबिक असीं रिपोर्ट दे रहे हैं। रिटायर्ड जस्टिस जोरा सिंह ने अपनी रिपोर्ट 2 महीने के अंदर देनी थी, लेकिन कमीशन को दफ्तर नहीं मिलने की वजह से कमीशन का समय खत्म होने के आखिरी दिन जस्टिस जोरा सिंह को दफ्तर मुहैया करवाया गया। अब लगभग 8 महीने बाद जोरा सिंह कमीशन अपनी रिपोर्ट सौंपने जा रहा है।
रिटायर्ड जस्टिस जोरा सिंह ने अपनी रिपोर्ट 2 महीने में सौंपनी थी, लेकिन दफ्तर न मिलने की वजह से आयोग की मियाद खत्म होने के आखिरी दिन दफ्तर मुहैया करवाया गया, जिसके बाद अब करीब 8 महीने के बाद आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपने जा रहा है। चंडीगढ़ से नेहा शर्मा के साथ नवीन शर्मा, जी मीडिया। उधर इस मामले पर पंजाब की सियासत में उबाल आ गया है। एक तरफ जहां सीएम सरदार प्रकाश सिंह बादल ने मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की बात कही है, तो वहीं विपक्ष का आरोप है कि बेअदबी रोकने में सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। पंजाब के फरीदकोट के बरगाड़ी गांव में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के बाद भड़की हिंसा में 2 लोगों की मौत के मामले की जांच के लिए गठित जस्टिस जोरा सिंह कमीशन 30 जून तक अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है, लेकिन इससे पहले इस संवेदनशील मसले पर सियासत एक बार फिर उफान पर है। पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के बाद भड़की हिंसा में 2 लोगों की मौत के मामले का पूरा सच जल्दी ही सामने आने वाला है। मामले की जांच कर रही जोरा सिंह कमीशन 30 जून तक सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है, लेकिन इससे पहले मामले पर एक बार फिर से सियासत भी जोर पकड़ने लगी है। अमृतसर पहुंचे मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की बात कही है। इधर विपक्ष ने भी इस मसले पर अपनी खामोशी तोड़नी शुरू कर दी है। पंजाब कांग्रेस ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी रोकने में सरकार को पूरी तरह नाकाम बताते हुए आरोप लगाया है कि सरकार बेअदबी के मामलों को लेकर गंभीर नहीं है। मेरा ख्याल सिर्फ बातें हैं इनका, ये क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि ये सीरियस हैं कि इस चीज पे नकेल डाली जाए। दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ था जब पिछले साल सितंबर-अक्टूबर में बठिंडा कोटकपुरा मार्ग पर स्थित गुरुद्वारा से पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की चोरी हो गई थी, जिसके विरोध में फरीदकोट में करीब 6000 सिख कार्यकर्ता धर्म ग्रंथ के कथित अपमान को लेकर सड़कों पर उतर आए थे। आपको बता दें कि बरगाड़ी में धर्म ग्रंथ के अपमान को लेकर भड़की हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए थे, जबकि सरकार ने इसमें शामिल लोगों के बारे में सूचना देने पर 1 करोड़ के नगद इनाम की घोषणा भी की थी। अमृतसर से राजन गुसाई, दिल्ली से पंकज कपाही के साथ नवीन शर्मा, जी मीडिया। वहीं बठिंडा में गुटका साहिब जी के अनादर को लेकर लोगों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। बठिंडा में गुटका साहब की बेअदबी मामले को लेकर लोग सड़कों पर उतर शांतिमय ढंग से प्रदर्शन कर अपना आरोप जाहिर किया। आरोपियों की गिरफ्तारी की जल्द मांग कर रहे हैं। उधर एचईपीसी इस घटना को लेकर आरोपियों को जल्द काबू करने के लिए सरकार से अपील की है। हाथों में बैनर लेकर बैठे इन लोगों की मांग है कि उन दोषियों को गिरफ्तार किया जाए जो धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बठिंडा में गांव भक्ता भाईका में गुटका साहब की बेअदबी के मामले में अभी तक आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं, जिसका रोष इनके मनों में है, और इसलिए सिख संगत ने डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर धरना दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। बेअदबियां 1 साल तो हो रही लगातार, दोषी फड़े नहीं जा रहे। भाई भगता पिंड में 25 तरीक ਨੂੰ रात ਨੂੰ मतलब फिर बेअदबी कर दी गई है, जबकि पहली बेअदबी का 26 ਨੂੰ पश्चाताप है। जे 26 तरीक ਨੂੰ पश्चाताप है तो 25 की रात ਨੂੰ बेअदबी फिर कर दी जाती। वहीं एसजीपीसी ने भी बठिंडा में हुई इस बेअदबी के मामले की निंदा की है और कहा है कि इन शरारती तत्वों पर सबको चौकन्ना होकर रहना चाहिए और सरकार से इस तरह की हरकतों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। सिरे तो ही मतलब गिरे हुए लोग ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀੜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਔਰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਆ ਔਰ ਇਥੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵੇਦਕ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਰੁਕੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ बेनती करते हैं कि अजिहियां घटनावां नूं रोकण लई पहल कदमी करें। ग्रंथ की बेअदबी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। ना जाने वो कौन है जो धर्म के डर को छोड़कर नापाक हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। इस मामले में प्रशासन को जल्द कार्रवाई करने की जरूरत है। बठिंडा से गोविंद सैनी, जी मीडिया। आशा कुमारी के पंजाब कांग्रेस प्रभारी बनने के साथ ही उनसे मुलाकातों का सिलसिला तेज हो गया है। आशा कुमारी अपनी नई पारी की शुरुआत 4 जुलाई को पीसीसी की बैठक में शामिल होकर करेंगी।
आशा कुमारी का पंजाब कांग्रेस का इंचार्ज बनते ही पंजाब के कांग्रेसी नेताओं ने उनसे मिलना शुरू कर दिया है। सीनियर कांग्रेसी नेता राणा सोढी ने उनके साथ दिल्ली में मुलाकात की। आशा कुमारी के पंजाब कांग्रेस का प्रभारी बनने के साथ ही उनसे पंजाब कांग्रेस के नेताओं की मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया है। मंगलवार को पंजाब कांग्रेस के नेता राणा सोढी ने आशा कुमारी से मुलाकात की। हालांकि अपने इस मुलाकात को राणा सोढी ने शिष्टाचार मुलाकात बताया। राणा सोढी ने कहा कि 4 जुलाई को पीसीसी की बैठक होगी, जिसमें पंजाब कांग्रेस की नई इंचार्ज आशा कुमारी शामिल होंगी। बैठक में प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कैंपेन को लेकर चर्चा होगी। नए इंचार्ज को मिलके आऊं, उनको वेलकम करूं और 4 तारीख को ये पंजाब में आ रहे हैं और हमारी पीसीसी की मीटिंग है, जो कि कैप्टन साहब के साथ इनकी बात हो चुकी है। तो वहाँ बातें होंगी, वहाँ जो मसले होंगे उन पे चर्चा भी होगी, लेकिन आज तो सिर्फ मैं उनसे मिल नहीं आया। वहीं विरोधी पार्टियों की ओर से किए जा रहे आशा कुमारी के विरोध को भी राणा सोढी ने गलत करार दिया। राणा सोढी के मुताबिक विरोधियों की आदत ही कांग्रेस का विरोध करना है। मैं नहीं समझता इसमें कोई इनकी कोई कंट्रोवर्सी कोई बात है। आशा कुमारी जी एक तजुर्बेकार पार्लियामेंटेरियन हैं और उनका ऑर्गेनाइजेशन में एक अहम रोल रहा है, चाहे वो हिमाचल में काम किया, चाहे उन्होंने उत्तराखंड में किया या हरियाणा में किया। तो शी इज़ वेरी कैपेबल लेडी एंड शी विल हैंडल ऑल द थिंग्स इन पंजाब। हालांकि राणा सोढी ने अपनी मुलाकात को महज एक शिष्टाचारी बताया, लेकिन साथ ही राणा सोढी ने कहा कि जो विरोधी आशा कुमारी का प्रभारी बनने पर सवाल उठा रहे हैं वो सरासर गलत है। दिल्ली से पंकज कपाई के साथ जगतार बुल्लर, जी मीडिया। कांग्रेस की सीनियर नेत्री राजेंद्र कौर भट्टल का कहना है कि पंजाब कांग्रेस अपना चुनावी मैनिफेस्टो तैयार कर रही है और इसके लिए हर वर्ग के पास जाकर राय भी ली जा रही है। पंजाब कांग्रेस ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो की क़यादत तेज कर दी है। पार्टी को उम्मीद है कि सितंबर-अक्टूबर तक उनका मैनिफेस्टो तैयार हो जाएगा। पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पंजाब कांग्रेस ने अपनी तैयारियों में पैनापन ला दिया है। कांग्रेस की सीनियर नेत्री राजेंद्र कौर भट्टल ने कहा है कि पंजाब कांग्रेस अपने चुनावी मैनिफेस्टो को तैयार करने के लिए हर वर्ग से राय ले रहा है। सो इन्हां ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 8-10 ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਏ ਨੇ ਬੜੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਜੈਨੂਅਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹੌਜਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਰੰਗਤ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। वहीं पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन मनप्रीत सिंह बादल ने कहा है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो सितंबर-अक्टूबर तक तैयार हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो शायद अक्टूबर या सितंबर के महीने च नशर होएगा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह जहां हल्के हल्के जाकर लोगों का मन टटोल रहे हैं, वहीं पार्टी की अलग अलग इकाइयां तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों से सुझाव ले रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में विरोधियों से निपटने का कौन कौन सा तरीका शुमार होता है। पार्टी का मानना है कि उनके चुनावी मैनिफेस्टो में पंजाब के हर वर्ग के हित की बात होगी, जिसके लिए पूरे पंजाब के लोगों की राय ली जा रही है। लुधियाना से नवीन शर्मा के साथ संदीप ओबरोय, जी मीडिया। कपूरथला का एक नशा मुक्ति केंद्र जिसने एक अद्भुत मिसाल पेश की और नशे पर सियासत करने वालों को ये संदेश दिया है कि सियासत करने की बजाय अगर सकारात्मक कदम उठाए जाए तो सैकड़ों हजारों जिंदगियों को इस दलदल में जाने से रोका जा सकता है। एक तरफ जहां नशे के मुद्दे को लेकर पंजाब में सियासत जोरों पर है, वहीं कपूरथला का एक नशा मुक्ति केंद्र युवाओं को इस दलदल से निकालने के लिए लगातार प्रयास है। इस सराहनीय काम के लिए केंद्र को राष्ट्रपति ने सम्मानित भी किया है। कपूरथला का नवजीवन नशा मुक्ति केंद्र पूरे देश के लिए मिसाल है। इस केंद्र की कार्यप्रणाली को देखते हुए राष्ट्रपति की तरफ से बतौर नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट के तौर पर इसको देश के पहले सेंटर के तौर पर सम्मान के साथ सम्मानित किया गया। 30 बेड के इस सेंटर की खास बात यह है कि यहाँ नशा मुक्त होने आए नशेड़ियों का इलाज बेहद संजीदा तरीके से किया जाता है। यहाँ हर वार्ड को नंबर की जगह देशभक्तों के नाम के साथ बांटा गया है। मरीजों की मानसिक हालत को मजबूत करने के लिए टीवी, किताबें, मेडिटेशन सेंटर अहम रोल निभा रहे हैं। इस केंद्र में हर साल लगभग 5000 रोगी इलाज के लिए आते हैं। 2007 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ OPD ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 5000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਡੀ OPD ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ 2015 ਦੀ 5300 ਕੁਝ OPD ਹੈ ਸਾਡੀ। नशा ऐसी समस्या है जो अंदर ही अंदर समाज को खोखला करता जा रहा है और नशा मुक्त समाज को बनाने के लिए इस तरह के केंद्र अहम रोल अदा कर रहे हैं और कपूरथला का ये केंद्र इस दिशा में एक मिसाल है। नशा एक ऐसा नासूर है जो अंदर ही अंदर समाज को खोखला कर रहा है और नशा मुक्त समाज के निर्माण में इस तरह के केंद्र एक सार्थक भूमिका निभा रहे हैं और कपूरथला का ये केंद्र भी इस दिशा में एक मिसाल है। कपूरथला से संदीप ओबरॉय के साथ नितिका महेश्वरी, सी मीडिया। हरियाणा सरकार ने 4 साल बाद रोडवेज बसों के किराए में 12% की बढ़ोतरी की है, लेकिन बस यात्रियों को सरकार का ये फैसला रास नहीं आ रहा। हरियाणा में रोडवेज की बसों में सफर करना महंगा हो गया है। हरियाणा कैबिनेट की बैठक ने रोडवेज किराए में 12% बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। हरियाणा सरकार ने रोडवेज की बसों का किराया बढ़ा दिया है। मंगलवार को हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में सरकार ने रोडवेज की बसों के किराए में 12% की बढ़ोतरी की। हरियाणा में साधारण रोडवेज बसों का किराया अब 75 पैसे की जगह 85 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से होगा। सरकार ने किराए को बढ़ाए जाने के पीछे रोडवेज विभाग के घाटे समेत कई समस्याओं को बताया। रोडवेज का 2012 के बाद कोई पैसा नहीं बढ़ाया गया था, पैसे भी बढ़ाते तो हमारा फिर भी 85 पैसे है। इस प्रकार से आज हमने 10 पैसे पर किलोमीटर हिसाब से रेट बढ़ाया है। जन सुविधाओं को देखते हुए इसके साथ डीजल पेट्रोल की रेट को इसी प्रकार से बसों में टायर ट्यूब और अन्य फैसिलिटी और 12% टोटल 12% किराया बढ़ाने की हमारी सरकार ने ये आज कैबिनेट में मंजूरी दी। अभी तक पर किलोमीटर जो 75 पैसे था पर किलोमीटर, उसको हमने 85 पैसे कर दिया है। किराया बढ़ाने के पीछे सरकार भले ही घाटे की पूर्ति और यात्रियों को अच्छी सुविधाओं की दलील दे रही हो, लेकिन ज्यादातर यात्रियों को सरकार का ये फैसला रास नहीं आ रहा है। जो जनता के ऊपर भार डालने की बजाय विभाग में जो भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, उस भ्रष्टाचार की तरफ यदि सरकार ध्यान दे देती है तो मैं ये समझता हूँ कि किराया बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बढ़ाया सरकार ने 10% बहुत ज्यादा बढ़ाया है, ये मतलब कि एकदम बढ़ा दिया गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है, हम डेली रूटीन वाले बंदों के लिए प्रॉब्लम की बात होती है। गौरतलब है कि इससे पहले हरियाणा में 2012 में बसों का किराया बढ़ाया गया था। सरकार इस बढ़ाए गए किराए के पीछे रोडवेज के हुए घाटे को पूरा करने की बात कह रही है। चंडीगढ़ से कुलदीप दीमान के साथ राकेश रोहिला, जी मीडिया। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिनमें ई स्टैंपिंग शुरू करने, निजी चीनी मिलों की वित्तीय मदद के अलावा अन्य कई बड़े फैसले शामिल हैं। आज हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया, साथ ही चीनी मिलों को वित्तीय मदद देने का फैसला भी लिया गया। मंगलवार को हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में हुई इस बैठक में प्रदेश हित में कई फैसले लिए गए। बैठक में पूर्ववर्ती प्रारूप में कुछ संशोधन करने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग के अध्यापक स्थानांतरण नीति को स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही प्रदेश के टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा भी दिया गया। 2016 शुरू कर केंद्र ने भी अभी शुरू किया है टूरिज्म को इंडस्ट्री का एक स्टेटस देने की बात। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने जो टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 30/4/2011 को बनाई थी, उसमें कुछ लोगों के सुझाव आए थे, कुछ एसोसिएशन के टीचर्स एसोसिएशन के सुझाव आए थे, कुछ अन्य संस्थाओं के सुझाव आए थे। उसमें कुछ थोड़ी बहुत चेंज बदल करके आज जो टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी है, ये हम जुलाई के 20 जुलाई तक इसको क्लियर कर देंगे। बैठक में ई स्टाम्प को शुरू करने, प्रदेश की प्राइवेट चीनी मिलों की वित्तीय मदद करने और हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन अधिनियम 2016 को मंजूरी दी गई। चीनी मिलों की पेराई मौसम 2015-16 के लिए गन्ना किसानों से खरीदे गए गन्ने की अदायगी के लिए 61,96,10,759 रुपए की वित्तीय सहायता हमने प्रदान की थी। नई उद्यम प्रोत्साहन नीति के तहत 100 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाओं के एस्टैब्लिशमेंट के लिए स्विस चैलेंज प्रक्रिया अपनाने की भी आज हमारी कैबिनेट ने मंजूरी देने का काम किया। हमने आज ई स्टाम्प ड्यूटी
ई स्टाम्पिंग सिस्टम की शुरुआत की है। मनोहर कैबिनेट ने ई स्टाम्प को हरी झंडी दे दी। साथ ही हरियाणा मिट्टी बोर्ड में 5 की बजाय 7 सदस्य होंगे। चंडीगढ़ से कुलदीप धीमान के साथ राकेश रोहिला, जी मीडिया। हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से बुलाई गई आला अधिकारियों की आपात बैठक एक बार फिर से बेनतीजा रही। हरियाणा में सरकार और बिजली कर्मचारी यूनियन की बातचीत विफल होने के बाद अब आज आधी रात से 2 दिनों की बिजली कर्मचारियों की हड़ताल शुरू हो जाएगी। हालांकि इस हड़ताल के शुरू होने से पहले ही सियासत शुरू हो गई है। हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की 2 दिन की हड़ताल को टालने के लिए सरकार की सभी कोशिशें नाकाम हुई हैं। अपने रुख पर कायम प्रदेश के बिजली कर्मचारी निजीकरण के विरोध में बुधवार और बृहस्पतिवार को हड़ताल पर रहेंगे। सरकार ने बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को टालने के लिए उनके साथ बातचीत भी की, लेकिन वो बेनतीजा ही रही। अब सरकार का कहना है कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। प्रजातंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार भी है, स्ट्राइक करने का अधिकार भी है, लेकिन उन्होंने एक एश्योरेंस दिया था कि हम जो सप्लाई है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जनहित के लिए सरकार को जो भी कदम उठाने पड़ेंगे सरकार उठाएगी और किसी भी प्रकार से हरियाणा के अंदर अव्यवस्था नहीं फैलने दी जाएगी। बिजली कर्मचारियों की इस हड़ताल पर प्रदेश में सियासत भी सरगर्म है। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर लगाए गए एस्मा को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है कि अगर इन कर्मचारियों के साथ सरकार ने किसी किस्म से इनके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती करी तो 100% हमारी पार्टी के साथ खड़ी हो जाएगी। प्रतिबंध लगाया है कर्मचारियों के ऊपर कि वो किसी तरह की हड़ताल या प्रदर्शन सरकार के विरुद्ध में नहीं कर सकते, बड़ा निंदनीय है। और सरकार की मंशा सामने आ जाती है कि सरकार कहीं ना कहीं अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरह के प्रतिरोध कर्मचारियों पर लगा रही है। उधर विपक्ष के इस वार पर सरकार की ओर से भी पलटवार किया गया है। कांग्रेस ने तो जाट आरक्षण संघर्ष समिति को समर्थन दिया था, वही फैसला हो गया था। अब उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। ओपोजिशन के बहुत से लोगों को जो है ना ये इस प्रकार के रास नहीं आ रहे, क्योंकि उनकी राजनीतिक जमीन जो है वो खिसक रही है, इसलिए उनको बड़ी परेशानी हो रही है कि ये सरकार टिक कैसे गई। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने बिजली कर्मचारियों की इस हड़ताल को टालने के लिए बातचीत भी की थी और आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आपातकाल बैठक भी बुलाई थी, लेकिन बिजली कर्मचारी इस हड़ताल को लेकर अपने रुख पर कायम है। हरियाणा राज्यसभा चुनाव का विरोध करने वालों के लिए समय निकल चुका है, ऐसा कहना है संविधान विशेषज्ञों का। उनका साफ तौर पर कहना है कि शिकायत चुनाव के वक्त या परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद होनी चाहिए, लेकिन विरोधियों की ओर से आपत्ति 2 दिन बाद सामने आई। हरियाणा में राज्यसभा की दूसरी सीट पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा द्वारा ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद अपने में ही उलझे विपक्ष ने स्याही विवाद को जन्म दिया और निर्वाचन अधिकारी के पास इसकी शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन जानकार विपक्ष की शिकायत की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। हरियाणवी बनाम गैर हरियाणवी मुद्दों के बीच हुए राज्यसभा चुनाव में सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर सुभाष चंद्रा को जीत हासिल हुई। जीत कई मायनों में बेमिसाल थी, लेकिन विपक्ष इस हार को हजम नहीं कर पा रहा है। खुद अपने में उलझे विपक्ष ने पैन को बदले जाने को लेकर निर्वाचन अधिकारी के पास शिकायत की, लेकिन जानकार विपक्ष की शिकायत दर्ज कराने की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त चुनाव प्रक्रिया चल रही थी उस दौरान किसी ने भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई और न ही परिणाम के तत्काल बाद शिकायत की। जो आपत्ति दर्ज हुई वो चुनाव प्रक्रिया खत्म होने के 2 दिन बाद हुई। ये थोड़ी इलेक्शन भी डिक्लेयर हो गया, एक दिन साइलेंट भी रहा, अगले दिन भी साइलेंट रहा, उसका थर्ड डे जाके इलेक्शन होने का थर्ड डे जाके उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया। वो मेरे ख्याल में ये तो टाइम लैप्स भी बहुत टाइम ले लिया उन्होंने। और इलेक्शन कमीशन जहाँ तक है वो प्राइमा फेसी देखेंगे क्या पोजीशन क्या है। वही संविधान विशेषज्ञ मानते हैं कि चुनाव के बाद चुनाव आयोग की भूमिका खत्म हो जाती है। संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप कहते हैं कि अनुच्छेद 329 के मुताबिक चुनाव प्रक्रिया खत्म होने के बाद कोर्ट में याचिका के जरिए चुनाव प्रक्रिया को चैलेंज किया जा सकता है। इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद किसी भी इलेक्शन को
बाई पिटीशन इन द कोर्ट चैलेंज किया जा सकता है। ओनली बाई ए पिटीशन इन द कोर्ट चैलेंज किया जा सकता है। 324 के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन को बहुत वास्ट पावर्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो इलेक्शन प्रोसेस के लिए 11 जून को हरियाणा में हुए राज्यसभा चुनाव में आर.के. अनंत की हार हुई थी। अपनी हार से भुखलाए आर.के. अनंत की हताशा उस वक्त देखने को मिली जब उन्होंने 2 दिन बाद चुनाव आयोग से पेन बदलने की शिकायत दर्ज करवाई। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। सोनीपत पहुंचे केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने जहां केंद्र के 2 साल की उपलब्धियों का बखान किया, वहीं पंजाब और हरियाणा के किसानों से दाल के उत्पादन की अपील। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने दाल को महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए हरियाणा एवं पंजाब के किसानों से दाल का उत्पादन बढ़ाने की अपील की है। केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान सोनीपत में थे, जहां उन्होंने मोदी सरकार के 2 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा दिया। इस दौरान पासवान महंगाई पर भी खुलकर बोले। उन्होंने देश में दाल के कम उत्पादन को बढ़ती महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराया और देश के अन्नदाता कहलाने वाले पंजाब और हरियाणा के किसानों से दाल के उत्पादन की अपील की। किसी चीज में महंगाई कुछ नहीं है, ले दे करके एक तो आता है दाल का मामला आता है, तो हम तो हरियाणा के किसान से भी आग्रह करेंगे, पंजाब के लोगों से करेंगे कि आप मेहनती हो, आप दाल पैदा करो, विदेश में भी जाकर के दाल पैदा करो, वहाँ से भी दाल, चुके देश के अलावा विदेश में कोई दाल खाता नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि दाल की बढ़ती कीमतों को काबू में रखा जाए। साथ ही बताया कि जमाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पहला कदम उठाया कि जो स्टॉक लिमिट था उसको लगवाया और राज्य सरकार से हम लोगों ने कहा कि जमाखोरों के खिलाफ में जो है सख्त कार्रवाई जरूर किया जा रहा है। पूरे देश में 1,34,035,000 टन जो है बरामद हुए हैं, निकाले गए हैं। उसके बाद हम लोगों ने पहली बार बफर स्टॉक जितना प्राइवेट के लोग करेंगे इंपोर्ट आयात करेंगे, उसके अलावे 8 लाख टन का जो है हमारा मंत्रालय जो है वो बफर स्टॉक तैयार कर रहा है। केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने जमाखोरों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। सोनीपत से राजेश खत्री के साथ विनोद मित्तल, जी मीडिया। दिल्ली से सटे फरीदाबाद से पशु तस्करी के आरोपियों पर बेरहमी का वीडियो सामने आया है। फरीदाबाद में गौरक्षकों ने पशु तस्करों की पिटाई करने के बाद उन्हें गोबर खाने पर मजबूर किया। वारदात 10 जून की है। गौरक्षा दल के लोगों ने पशु तस्करी के आरोप में 2 लोगों को पकड़कर उनकी पिटाई कर दी और सजा के तौर पर उन्हें गाय का गोबर खिलाया। पूरी घटना का वीडियो भी तैयार किया गया। गौरक्षा दल के लोगों ने आरोपी तस्करों से गौ माता की जय के नारे भी लगवाए। पिटाई के बाद तस्करों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। गौरक्षा दल के अध्यक्ष इसे शुद्धिकरण की प्रक्रिया बता रहे हैं। मैं तो गलत मानता नहीं, मैं तो ये कहता हूँ जिन्होंने भी किया अच्छा किया, कम से कम उनके पाप धोए और उनके शरीर में जो बीमारियाँ थी उनको पंचगव्य से दूर करने का उन्होंने वो किया। ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि असलियत में हुआ क्या है, पहले कुछ नहीं कह सकते। अभी कोई शिनाख्त हो पाई है उन लोगों की? नहीं, अभी तो जो वीडियो है, वीडियो को देख के हमारे SHO और SCP सराय उसमें काम कर रहे हैं, तो जैसे ही पता चलेगा कौन है और कोई कंप्लेंट आएगी तो वो कार्रवाई करेंगे। गौ माता की भक्ति और रक्षा के नाम पर गौरक्षक खुलेआम अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं, कानून को भी ठेका दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मामले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गौरक्षा के लिए कानून बनाया है और कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले। नहीं, देखिए ये बहुत गलत है। अगर कुछ लोगों ने गाय की सेवा करनी है और गाय को बचाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन अब हमने प्रदेश में एक कानून बना दिया, वो प्रशासन को बताएं। खुद कानून अपने हाथ में लेके और खुद इस प्रकार की गतिविधियां करने की हमारी सरकार कभी इजाजत नहीं देगी किसी भी प्रकार से। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने गौरक्षकों की इस करतूत की निंदा की है। गुड़गांव से आलोक उपाध्याय और चंडीगढ़ से कुलबीर दीवान के साथ राजीव वधवा, जी मीडिया। हिमाचल के कैबिनेट मंत्री GS बाली का कहना है कि पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजे हिमाचल प्रदेश की सियासत पर असर डाल सकते हैं। हिमाचल के परिवहन मंत्री GS बाली ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस को मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि पंजाब के नतीजों का असर हिमाचल की राजनीति पर पड़ता है।
पंजाब के विधानसभा चुनाव की चिंता हिमाचल के सियासतदानों को भी सता रही है। हिमाचल के परिवहन मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जीएस बाली का ताजा बयान यही बता रहा है। बाली की माने तो पंजाब के चुनावी नतीजे बताते हैं कि हिमाचल में सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा। बाली साहब चाहते हैं कि पार्टी पंजाब के चुनाव में फतेह हासिल करने के लिए पूरा दमखम लगा दे, ताकि उसके बाद हिमाचल के सियासी मुकाबले में विपक्ष को मात दी जा सके। पंजाब इलेक्शन एक महत्वपूर्ण इंडिकेशन होता है हिमाचल के लिए। एक तो हमें जाके पंजाब में मेहनत करने की अवस्था है हम सबको, क्योंकि हमारा पड़ोसी राज्य है। कांग्रेस पार्टी के लिए सबको काम करने की अवस्था है। और दूसरी तरफ ये क्या उसके नतीजे आते हैं, ये हिमाचल की राजनीति को बहुत बड़ी तरह से प्रभावित करते हैं। जीएस बाली ने हिमाचल की विधायक आशा कुमारी को पंजाब कांग्रेस का प्रभारी बनाए जाने को सही ठहराया है। विपक्ष के आरोपों पर उनका कहना है कि सिर्फ विरोध की खातिर कुछ तो लोग कहेंगे ही। अब वो विरोधी तो कोई ना कोई मौका निकाल करके निशाना साधते ही हैं। और यह है कि उन्होंने अगर ठीक काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर कोई कमियां रहेंगी तो लोग कमियां उछालने में कमी नहीं रखेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये सारा फैसला जो है हाई कमांड ने सोच समझ के किया और उनको मौका दिया और अपना जो ठीक उसके ऊपर उतरेगी, जो विश्वास उनके ऊपर रखा गया। आशा कुमारी को पंजाब कांग्रेस की प्रभारी बनाए जाने के आला कमान के फैसले को जीएस बाली ने सही करार दिया है। दिल्ली से पंकज कोपाही के साथ रविंद्र सिंह, जी मीडिया। हिमाचल रोडवेज के कर्मियों ने प्रदेश के परिवहन मंत्री जीएस बाली से डिसमिस कर्मियों की नौकरी बहाल किए जाने की मांग की है, जबकि जीएस बाली अब भी अपने स्टैंड पर कायम है। कर्मचारी संगठनों की चेतावनी को दरकिनार करते हुए परिवहन मंत्री जीएस बाली ने कहा है कि अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिमाचल पथ परिवहन निगम के डिसमिस कर्मियों को बहाल करने की मांग करने वाले कर्मचारी संगठनों ने जीएस बाली को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है, जिसके बाद परिवहन मंत्री ने जवाब दिया है। जीएस बाली ने बताया कि हाईकोर्ट ने हड़ताल को गैर कानूनी घोषित किया था और अनुशासनहीनता करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने जल्दी बोर्ड की मीटिंग तय की है। बोर्ड की मीटिंग में बोर्ड डिसाइड करेगा कि क्या एक्शन होना चाहिए। लोकतंत्र है, मैं किसी को कौन क्या करता है उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, मगर ये बिल्कुल क्लियर है कि इनडिसिप्लिन जो है किसी हालत में भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। परिवहन मंत्री ने कुछ लोगों पर कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को मिसलीड करने का आरोप लगाया है। बाली ने बताया कि विभाग ने कर्मचारियों की अधिकांश मांगों को पूरा किया है। फिर से ये रिकॉर्ड में कह रहा हूँ कि मैंने इनको चिट्ठी लिखी है कि हमने कौन कौन सी इनकी डिमांडें मानी है और तकरीबन आज तक की हिस्ट्री में जो कभी भी इनको बेनिफिट नहीं मिले वो बेनिफिट आज तक दे दिए गए हैं। और ये जो है, जो हमारे पीस मिल हैं, कॉन्ट्रैक्ट के लोग हैं जो अभी बेचारे लगे हैं, उनको भी मिसलीड कर रहे हैं और मिसलीड कर करके अगर उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो उसके लिए यही लोग दोषी माने जाएंगे। सोमवार को ही कर्मचारी संगठनों ने जीएस बाली के खिलाफ मोर्चा खोला था, जिसमें सीएम से मामले में दखल देकर डिसमिस कर्मियों को बहाल करने की मांग की थी। जीएस बाली का दावा है कि एचआरटीसी कर्मचारियों की अधिकांश मांगों को मौजूदा कार्यकाल में पूरा कर लिया गया है और कुछ लोगों पर कॉन्ट्रैक्ट पर लगे नए कर्मचारियों को बहकाने का आरोप लगाया है। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ यशराज, जी मीडिया। गृह मंत्रालय की बैठक में कश्मीर में सुरक्षा नीति में बड़े बदलाव का फैसला लिया गया है। अब बिना बख्तरबंद गाड़ियों के साथ नहीं चलेंगे सुरक्षा बल। काफिले की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब सेना की होगी। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बल आतंकियों के निशाने पर हैं। अभी हाल ही में पामपुर में सीआरपीएफ के ऊपर आतंकी हमले के बाद गृह मंत्रालय ने कड़ा संज्ञान लेते हुए उच्च स्तरीय बैठक जो है बुलाई है, जिसमें एनएसए चीफ, आईबी और रा के प्रमुख थे, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है कि कश्मीर घाटी में बख्तरबंद गाड़ियां भेजी जाएंगी ताकि सुरक्षा बल जो है वो पूरी तरह सुरक्षित रहकर आतंकियों को मार सके। आपको बता दें कि इस साल जो है काफ़ी हमले जो है वो आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच जो हो चुके हैं, इसको देखते हुए अब इस जो गृह मंत्रालय है उसने कड़ा संज्ञान लिया है, जिसके बाद जो है काफ़ी उच्च स्तरीय बैठक होने के बाद ये
फैसला लिया गया है। वहीं अमरनाथ यात्रा जो है इस साल आतंकियों के निशाने पर है, जिसको देखते हुए अमरनाथ यात्रा को के लिए जो है बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है। उसमें भी डिप्लॉयमेंट जो है वो बढ़ा दी गई है ताकि आतंकी जो है अमरनाथ यात्रा को निशाना ना बना सकें। जम्मू से रविंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले की इनपुट के आधार पर जम्मू पुलिस ने यात्रियों की सुरक्षा का दायरा और बढ़ा दिया है। जम्मू पुलिस ने किसी भी तरह के हालात से निपटने का दावा किया है। प्रसिद्ध अमरनाथ यात्रा कुछ दिन में शुरू होने वाले है। इससे पहले कुछ ऐसे इनपुट मिले हैं जो आतंकी हमले की ओर इशारा कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा 2 जुलाई से शुरू होने वाली है, जिसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। लेकिन इस बीच अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले के इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा घेरा और बढ़ा दिया गया है। साथ ही पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। महत्वपूर्ण एक सेंटर है जिधर सबसे ज़्यादा जो यात्री हैं वो आके रुकते हैं और वहीं से हमारी यात्रा जो है वो फ्लैग ऑफ होती है। उसके लिए एक सेट ड्रिल है, वो हम बाकी एजेंसीज के साथ मिल के हम लोग कोशिश करेंगे कि ना सिर्फ बेस कैंप की बल्कि उसके अराउंड जितने सराउंडिंग एरियाज़ हैं उसको हम सिक्योर करें और कोई भी इस तरह की घटना वहाँ ना हो पाए। पाकिस्तान की तरफ से अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकी हमले के सीक्रेट इनपुट के आधार पर जम्मू के कठुआ से लगती सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों की भी पैनी नजर बनी हुई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज भी हंगामा देखने को मिला। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हंगामा किया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर विधानसभा में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जमकर हंगामा किया और बाद में सदन से वॉकआउट किया। राज्य में सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने बीजेपी नेताओं के बयानों को पाकिस्तान को उकसाने वाला बताया। साथ ही सरकार ने सूबे की सुरक्षा की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। बीजेपी ने कल पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक का प्रस्ताव पेश किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हंगामे पर स्पीकर ने सवाल उठाए, जिससे नाराज होकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। हमने ये कहा कि सरकार वाजे कर दे क्या पॉलिसी हमारी और क्या सिक्योरिटी सिनेरियो है स्टेट का। एक डर का माहौल बना के बैठ गए, कहीं जंग के बादल की बात कर रहे हैं, कहीं दहशत की बात कर रहे हैं। जो भी है उसमें वाज़े तौर पे बाहर आए। उस पर हमने वॉकआउट किया क्योंकि स्पीकर साहब ने स्टेटमेंट गवर्नमेंट को कहा नहीं देने में, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। गवर्नमेंट को बताना चाहिए, हाउस लगा हुआ है, इतने वाक़ात हो रहे हैं, और अगर रूलिंग पार्टी ही ये समझती है कि हालात इतने खराब हैं तो फिर क्या शर्म है उसमें स्टेटमेंट देने में। हमें तो बताया कि हालात क्या है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कुछ लोग पाकिस्तान के हमदर्द हैं, जिन्हें पाकिस्तान के खिलाफ पास किए गए निंदा प्रस्ताव से परेशानी हो रही है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा का आर्मी स्कूल पूरे इलाके में मिसाल कायम कर रहा है। स्कूल शिक्षकों की माने तो इलाके में इस स्कूल की टक्कर का दूसरा शिक्षण संस्थान नहीं है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा का आर्मी स्कूल क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका निभा रहा है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा का ये स्कूल पूरे इलाके में मिसाल कायम कर रहा है। आर्मी की तरफ से खोले गए इस स्कूल में स्थानीय बच्चे वो तालीम हासिल कर रहे हैं जिसके दम पर वो अपने उज्जवल भविष्य की नींव रख सकते हैं। स्कूल में मॉडर्न लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास और स्पोर्ट्स से जुड़ी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे बच्चों में भी पढ़ाई का खासा क्रेज बना हुआ है। बच्चे भी आर्मी के इस प्रयास की सराहना करते नहीं थकते। वहीं सेना के स्कूल में बेटियों की ओवरऑल डेवलपमेंट पर खास ध्यान दिया जाता है। यहाँ में बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है, जैसे लाइब्रेरी है, लैंग्वेज लैब में हमें इंग्लिश सीखने को मिलता है। एम्बियंस ऑफ द स्कूल बहुत अच्छा है, वेल एजुकेटेड टीचर्स हैं। हमारे स्कूल में बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, जैसे कि हमारी हाल ही में लैंग्वेज लैब स्टार्ट हुई है, हमारा स्मार्ट क्लास है और सर कोऑपरेटिव स्टाफ है। यहाँ पे हमारा फीमेल स्टाफ भी बहुत अच्छा है और गर्ल्स को भी हर किसी शोबे में आगे लाते हैं। हमारी जो इंडियन आर्मी है वो गर्ल्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, वो हमें ये आगे बढ़ाए। जैसे कि हमारे स्कूल में हाल ही में आपने ये देखा कि तजम्मुल जो चैंपियन बनी है जूनियर्स की, तो उसको भी हमारे टीचर्स और ऑल इंडिया इंडियन ने सपोर्ट किया है। स्कूल शिक्षकों की माने तो इलाके में आर्मी स्कूल की टक्कर का दूसरा शिक्षण संस्थान नहीं है, जबकि बेटियां चाहती हैं कि सेना इस तरह के बेहतरीन स्कूलों की संख्या बढ़ाए ताकि जम्मू कश्मीर के बच्चे अन्य सूबों के छात्रों से टक्कर ले सकें।
केंद्र की AIBP स्कीम ने राजौरी में खेती की तस्वीर बदल दी है। इसके तहत किसानों को खेती के लिए पानी मुहैया करवाया जा रहा है, जिससे उनके चेहरे खिल उठे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में AIBP स्कीम ने किसानों की फसलों के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाने का काम किया है। केंद्र की AIBP स्कीम ने उन इलाकों में खेती की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है जहां किसी वक्त किसान पानी की किल्लत से दो चार हो रहे थे। जम्मू के राजौरी में कई इलाके ऐसे हैं जहां किसान धान की फसल और सब्जियों की खेती पूरे जोश के साथ कर रहे हैं। AIBP स्कीम के तहत नालों से पानी डाइवर्ट करके खेतों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इससे किसान खासे खुश हैं। जमीन थी नहर के बगैर बंजर पड़ी थी, कुछ कोई फसल नहीं था इसमें, कुछ कोई लगा ही नहीं सकते थे, कुछ नहीं थे, लोग बेरान थे। अब जिस टाइम की ये शुरू है नहर हमारी, उस टाइम से मतलब इसमें सब चीज़ होती है, गेहूँ होती है, शाली होती है। पहले बहुत ज़मीन बंजर पड़ी रहती थी, अभी बहुत बड़ा फ़ायदा है इस नहर बनने का। पानी बहुत नहर में चल रहा है, इसमें ज़मींदारों को बहुत फ़ायदा है इससे। हमें इस नहर का बहुत बड़ा फ़ायदा है। हम गरीब लोग इस पानी से अपना फसल उगाते हैं। धान का खेती चालू है, इसमें भी बहुत फ़ायदा है हमें। और जो गंदम का खेती है उसमें भी धान का ये पानी का बहुत इस्तेमाल होता है। अमरनाथ यात्रा के शुरू होने में अभी चंद दिन बचे हैं। हालांकि इससे पहले पुंछ में बूढ़ा अमरनाथ के दर्शनों के लिए श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू होने में अभी चंद दिन बाकी हैं, लेकिन उससे पहले बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शनों के लिए श्रद्धालु की बड़ी तादाद में पहुंचने शुरू हो चुके हैं। बाबा बर्फानी की यात्रा 2 जुलाई से शुरू होनी है। इसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन इससे पहले श्रद्धालु बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बूढ़ा अमरनाथ सीमावर्ती पुंछ घाटी के नॉर्थ में पुंछ से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन किए बिना बाबा बर्फानी की यात्रा अधूरी है। यही वजह है कि इन दिनों बूढ़ा अमरनाथ में श्रद्धालु खासी तादाद में पहुंच रहे हैं। पंजाब, हरियाणा समेत चंडीगढ़ के लोगों के लिए खुशखबरी है। अगले 24 से 48 घंटे में इन जगहों पर मानसून दस्तक दे सकता है। इससे पहले प्री मानसून की बारिश का आपके शहर के तापमान पर कैसा असर रहा, देखिए ये रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। आज कुछ जगहों पर बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग कई दिन से बारिश का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार चंडीगढ़, करनाल सहित कुछ जगहों पर बादल बरसे तो तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई। हिसार में अधिकतम पारा 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, जबकि गुड़गांव में 36 डिग्री, चंडीगढ़ में भी 36 डिग्री सेल्सियस और दिल्ली में 35 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया। हिमाचल की बात करें तो शिमला में अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और मनाली में 27 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं जम्मू में भी अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बारिश से पहले पंजाब, हरियाणा और दिल्ली का तापमान 40 डिग्री के आसपास घूम रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ नितिका महेश्वरी, सी मीडिया।